Dear students, welcome you all in St. Wilfred online classes. My name is Rajesh Sahu, Assistant Professor in Department of Physics. In last lecture we have discussed about curl linear coordinate system. Now in last lecture we have also discussed about orthogonal curl linear coordinate system, and we have do some derivation about curl linear coordinate system to find area element and volume element. Then we will continue our lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑर्थोगोनल कर्ल लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं u1, u2 और u3। सेंटर पॉइंट आपका है 0। जब आप ऑर्थोगोनल कर्ल लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो तो उस केस में जो आपके तीनों एक्सिस है u1, u2, u3 तीनों आपके कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। आपने कोई भी एक पॉइंट लिया था P, वो पॉइंट आपको कहता है u1, u2 और u3 का आपका फंक्शन था। ओके, तो आपने यहाँ पर लिखा था कि r इज अ फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। देन यहाँ पर आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका टोटल डेरिवेटिव करोगे। तो टोटल डेरिवेटिव करने में आपने क्या दिखाया, इसका टोटल चेंज दिखाया। तो इसके अंदर आपका जो टोटल चेंज आएगा वो कितना आएगा, dr इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u1 du1, डेल आर अपॉन डेल u2 du2, डेल आर अपॉन डेल u3 du3। नेक्स्ट हमने बात की थी बेस वेक्टर की, कि ये जो आपके टर्म है डेल आर अपॉन डेल u1, डेल आर अपॉन डेल u2, डेल आर अपॉन डेल u3, ये टर्म आपको किसको रिप्रेजेंट करती है, बेस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। कि जो आपके पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट के साथ में जो आपका चेंज आ रहा है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपको बेस वेक्टर यानी कि आपके आधार सदिश को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो r का u1 के रेस्पेक्ट में आपका बेस वेक्टर क्या होगा, b1 d1, इसका सेकंड का बेस वेक्टर क्या होगा, b2, नेक्स्ट डेल आर अपॉन डेल u3 का b3 d3। और हमने ये भी बताया था कि आपके एक टर्म और काम में आती है जिसको आप बोलते हो स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर आपका क्या होता है, बेस वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है उसको आपको स्केल फैक्टर से आपके रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो स्केल फैक्टर क्या होता है, hi इक्वल टू बेस वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड। तो इस टर्म को आपको किस में लिखना है, स्केल फैक्टर के टर्म में लिखनी है। स्केल फैक्टर के टर्म में लिखनी है तो आप ये जानते हो कि आपका आर कैप इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं आर कैप इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में b1 वेक्टर आपको दिया गया है, तो b1 वेक्टर को आप यहाँ से किस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे b1 वेक्टर को मैं आपको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो आपके कर्ल लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप बात करते हो तो कर्ल लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यूनिट वेक्टर क्या काम में लेते हो, e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप। ये भी हमने बात की थी कि आपके u1 के करस्पॉन्डिंग आपका e1 कैप, u2 के करस्पॉन्डिंग आपका e2 कैप, u3 के करस्पॉन्डिंग आपका e3 कैप आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो b1 वेक्टर है इसको मैं bi वेक्टर में भी, यदि आप इस प्रकार ले रहे हो, bi वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ei वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ei वेक्टर का मैग्नीट्यूड और bi वेक्टर का bi वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर ei कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ bi। ओके, तो ये जो चीज है bi वेक्टर, ei कैप, बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, स्केल फैक्टर होता है। तो इस टर्म को यदि आप यहाँ पर पुट करते हो तो dr इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, h1 e1 कैप du1, h2 e2 कैप du2 प्लस h3 e3 कैप du3। मे बी करस्पॉन्डिंग आपने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। ओके, कि r is a function of u1, u2, u3 in orthogonal curl linear coordinate system. Let in this equation there are two or more independent variables. Then one is u1, u2, u3. Then we have to do total derivative of this equation. Then dr equal to del r upon del u1 du1, del r upon del u2 du2, del r upon del u3 du3. Then in this equation, this term del r upon del u1, del r upon del u2, del r upon del u3 denoted by base vector bi
cap, then I equal to 1 to 3. Then we represent the total displacement in term of base vector. Then dr equal to b1 du1 plus b2 du2 plus b3 du3, and this equation also be changed in term of scale factor. Then dr equal to h1 e1 cap du1, h2 e2 cap du2, h3 e3 cap du3. Now हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है. अब हमको क्या करना है, लाइन एलिमेंट की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है, एरिया एलिमेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, किसमें, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. ठीक है, नाउ हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं. ओके, नाउ लाइन एलिमेंट. लाइन एलिमेंट क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ dr is called line element in orthogonal curvilinear coordinate system. So we written as ds equal to मैग्नीट्यूड ऑफ dr. तो dr का मैग्नीट्यूड है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप किसके साथ किससे रिप्रेजेंट करते हो, ds से रिप्रेजेंट करते हो. नाउ ds स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे, dr का मैग्नीट्यूड डॉट dr का मैग्नीट्यूड. यू हैव आल्सो राइट दिस dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर बिकॉज ei कैप डॉट ei कैप इक्वल टू 1. ओके, नाउ dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये आपका क्या होगा, इन टर्म ऑफ बेस वेक्टर यदि बात की जाए तो बेस वेक्टर के टर्म में आप इसको क्या लिख सकते हो, dr की वैल्यू आपने निकाल ली थी कि b1 du1 b2 du2 b3 du3, सिमिलरली b1 du1 डॉट b1 du1 b2 du2 और b3 du3. That is another coordinate system that you point show by dash and anything one of this. Okay, so you have also represented by dash. That is one of coordinate system, that is another coordinate system in orthogonal curvilinear coordinate system. So now we taking the summation form. ओके, हम इसको समीशन फॉर्म में लिखते हैं. समीशन फॉर्म में i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक bi dui एंड अनदर सिस्टम j इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक bj डॉट bj duj. ओके, दोनों को हमने लिख दिया. ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये आपका अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, क्योंकि आपने ds स्क्वायर लिया है यहाँ पर आपके, तो उसके लिए फर्स्ट तो आपने लिमिट लगा दी i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, आपने सेकंड के लिए लिमिट लगा दी j इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक. और इनको आप दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो आप एक साथ क्या लिख सकते हो, i कॉमा j इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक bi डॉट bj dui duj ds स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज इक्वेशन 5. तो यहां से आपके पास में ds स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई. नाउ अब यहां पर आप कंडीशन लगाइए कि आपका सिस्टम कौन सा सिस्टम काम में ले रहे हो, आप ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में ले रहे हो. तो यहां पर आपको ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी आपको लगानी है कि जो आपने यहां पर आपके जो सिस्टम की बात कर रहे हो कि ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है. ओके, नाउ फॉर ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ i is not equal to j, then i j के इक्वल नहीं है, तो इस केस में bi डॉट bj इक्वल टू 0. When i is equal to j,
देन bi डॉट bj इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका bi का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ bi का होल स्क्वायर दैट यू आल्सो शो hi का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए आपने यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर दी है। व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j देन आपका bi डॉट bj आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। व्हेन i इक्वल टू j उस केस में आपका bi डॉट bj इक्वल टू आप कोई भी एक यूनिट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अब i इक्वल टू j हो गया है। देन bi का मैग्नीट्यूड का आपका होल स्क्वायर हो गया। व्हेन आप इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो देन बेस फैक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो hi का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि यहाँ पर आपका ऑर्थोगोनल कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लेते तो उस केस में आपके ये टर्म आपके नहीं आती, आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट, अब i इज नॉट इक्वल टू j पर तो आपका 0 है। देन कंडीशन आप सोल्व कर रहे हो किस पर, i इक्वल टू j पर। तो देन ds स्क्वायर इक्वल टू सिंगल लिमिट आप काम में ले लीजिए, i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक hi का होल स्क्वायर और dy का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। देन i इक्वल टू j इफ देन ds स्क्वायर इक्वल टू लिमिट को ओपन कीजिए, h1 का होल स्क्वायर, du1 का होल स्क्वायर, h2 का होल स्क्वायर, du2 का होल स्क्वायर, h3 का होल स्क्वायर, du3 का होल स्क्वायर। ये आपके ऑर्थोगोनल कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको क्या आ गया, लाइन एलिमेंट की वैल्यू निकल के आ गई है। ये अब आपको जो लाइन एलिमेंट की वैल्यू है इंडिविजुअल कर्व पर निकालनी है कि u1 कर्व के रेस्पेक्ट में आपके लाइन एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, u2 कर्व के रेस्पेक्ट में आपके लाइन एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, u3 कर्व के रेस्पेक्ट में आपके लाइन एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी। ये जो आपके पास में वैल्यू है ये आपके लिए किसका है, पूरे कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये ऑर्थोगोनल कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये। नाउ फॉर u1 कर्व, अब हम इसको किसके लिए देख रहे हैं, u1 कर्व के लिए देख रहे हो। तो फॉर u1 कर्व के लिए आपका क्या होगा, u2 इक्वल टू कांस्टेंट एंड u3 इक्वल टू कांस्टेंट। देन चेंज du2 इक्वल टू 0 इफ वी फाइंड द चेंज एंड du3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका फ्रॉम इक्वेशन 7 ds1 का होल स्क्वायर इक्वल टू h1 का होल स्क्वायर, du1 का होल स्क्वायर, देन ds1 इक्वल टू h1 du1। ये वैल्यू आपके लिए किसके लिए आ गई, u1 कर्व के लिए लाइन एलिमेंट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, ds1 इक्वल टू h1 du1। Similarly, you can calculate the value of ds2 and ds3 for u2 and u3 curve. Let's see. For u2 curve, u1 equal to constant and u3 equal to कांस्टेंट। देन इन चेंज की बात की जाए तो du1 इक्वल टू 0 एंड du3 इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 7 ds2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h2 का होल स्क्वायर, du2 का होल स्क्वायर, देन ds2 इक्वल टू h2 du2। That is the value of ds2, line element value of u2 curve. And similarly, you can find the value of ds3. Then you get value of ds3 equal to, for ds1 h1 du1, for ds2 h2 du2. If you can calculate similarly for value of ds3, you can get ds3 equal to h3 du3. That is another equation of 10. सो हमने ऑर्थोगोनल कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कि u1 कर्व के लिए
जो हमारे पास में लाइन एलिमेंट की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, h1 du1